गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th। आज हम आपको वितान से एक सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, जूझ। जूझ का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी काम के लिए जुट जाना। जूझ का मतलब होता है किसी काम के लिए जुट जाना, यानी जो काम आप करना चाहते हैं उसको पूरी शिद्दत से करना, पूरी ईमानदारी से करना। तो इस कहानी का नाम जूझ इसलिए रखा गया। सवाल है कि क्यों रखा गया? तो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बाधक हैं। वो नहीं चाहते कि वो पढ़े, वो चाहते हैं कि ये खेती का काम देखता रहे और मैं मटर गश्ती करता रहूं। तो इसलिए उस बच्चे ने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया और इसके लिए उसने अपनी माँ को पटाया। माँ जानती थी, उसके पिता की हरकतों से माँ भी परेशान थी, क्योंकि वो घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे और वो चाहते थे कि पत्नी और बेटा मिलकर ही सारे घर की जिम्मेदारी को निभाए। तो इसलिए पत्नी भी परेशान थी और बेटा भी परेशान था। इसलिए बेटे ने सोचा कि मैं अगर ज़िंदगी भर खेतों में पानी लगाता रहा, खेत कोड़ता रहा करूँगा तो मैं भी एक मामूली किसान बनकर रह जाऊँगा और कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ, अगर मैं पढ़ लूँ, पढ़ने में मेरा मन लगता है, अगर मैं आगे पढ़ लूँ तो भविष्य में मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी जिससे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। माँ इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन डरती है। वो कहती है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि तू पढ़, आगे बढ़े, लेकिन तेरे पिता को कैसे समझाऊँ? वो तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। तो उसने कहा, माँ, अगर मैं पढ़ लिख लूँगा तो किसी तरह जो गांव में कुछ उसने मुख्य लोगों के नाम बताया, जैसे विनोबा अन्ना का नाम बताया कि देखो वो भी तो कुछ काम करते हैं, कितना पैसा है उनके पास, वो कितनी अच्छी तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। तो माँ कहती, सब ठीक है, तू चाहता क्या है, मैं क्या करूँ? तो माँ बेटों ने बहुत देर तक सोचा। उसके बाद ये तय हुआ कि गांव के जो सेठ हैं, यानी जो बहुत धनवान या आप ज़मींदार समझ लीजिए, कि उनकी बात कोई नहीं टालता और उनका बहुत रुतबा है गांव में, हर कोई उनका कहना मानता है। तो उसने कहा कि क्यों ना हम उनके पास चलें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलते हैं। अब इन लोगों ने मिलकर यह सोचा कि वहाँ पर चलते हैं। उससे क्या हुआ कि खेती का काम ख़त्म हो चुका था, खेतों में अब कुछ रह नहीं गया था करने के लिए। तो इस बच्चे ने माँ को कहा कि माँ, हम आज ही उनके पास चलते हैं। उनका नाम था दादाजी, उनको सब लोग दादा कहा करते थे, वैसे वो बहुत भले थे, दत्ताजी राव उनका नाम था। उनको लोग दत्ताजी राव के नाम से जानते थे और दत्ताजी राव का गांव में बहुत दबदबा था, हर कोई उनकी बात मानता था। ये माँ बेटे एक दिन दत्ताजी राव के पास गए और दत्ताजी राव से इसकी माँ ने सारी बात बताई। इसने बताया कि मेरा पति बहुत निकम्मा है, सारे दिन खेतों में कोई काम नहीं करता है, बल्कि सारे दिन बाज़ार में घूमता रहता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, गंदे लोगों की संगत में रहता है और घर का सारा पैसा जो हम मेहनत से कमाते हैं वो भी ले जाके उड़ा देता है। तो उन्होंने कहा, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, बस मालिक, एक काम है कि आप मेरे बच्चे का ये पढ़ना चाहता है, इसका आप पढ़ने के लिए इसके दादा को समझा दीजिए कि वो इसे स्कूल जाने दें। दत्ताजी राव को लगा कि जब बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसका बाप क्यों नहीं पढ़ने दे रहा है। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उससे पूछा कि क्यों रे लड़के, तू क्या पढ़ के पास हो जाएगा?
तो उसने कहा कि हाँ, मेरा 1 साल ख़राब हो गया है, पिताजी ने पढ़ने नहीं दिया और जनवरी चल रही है, 3 महीने में इम्तहान हो जाएंगे, तो यदि आप अभी मेरा एडमिशन करवा देंगे, मेरा नाम लिखवा देंगे विद्यालय में, तो मैं 3 महीने में कोर्स पूरा कर लूँगा और मैं 5वीं में आ जाऊँगा। दत्ताजी राव को बड़ी दया आई कि बच्चा पढ़ने के लिए इतना उत्सुक है और इसका पिता इतना निकम्मा है कि इसे पढ़ने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि देख, तू कभी फेल हुआ है? तो उसने कहा नहीं, मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैं बड़े अच्छे नंबरों से पास होता था, लेकिन पिताजी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी और मुझे खेतों में लगा दिया कि मैं जानवरों को चराऊँ, खेतों में पानी लगाऊँ, गुड़ाई करूँ, गन्ने की पिराई करूँ। तो ये सब काम तो अब मैं कर चुका हूँ, गन्ने की पिराई भी ख़त्म हो चुकी है, गुड़ बन चुका है, खेत अभी खाली पड़े हैं। तो ये अगर इस 2 महीने मुझे स्कूल भेज दिया जाए तो मैं अगली इम्तहान में ज़रूर पास हो जाऊँगा। तो दत्ताजी राव ने कहा ठीक है, तुम दोनों घर जाओ। लेकिन माँ बेटे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने दत्ताजी राव से कहा कि लेकिन मालिक, आप उसको ये न बताइएगा कि हम किसको, लड़के के पिता को। तो उसने कहा कि आप इसके पिता को न बताइएगा कि हम लोग आपके पास सिफारिश करने आए थे। तो दत्ताजी राव ने कहा कि तुम लोग आराम से घर जाओ, मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। अब दत्ताजी राव ने सोचा, ये लोग चले आए अपने घर आए, अपने काम में लग गए। शाम को जब इसके पिता आए तो इसने कहा कि दादा, आपको दत्ताजी राव ने बुलाया है। तो वो चौंका, क्योंकि दत्ताजी राव तो बहुत बड़े आदमी हैं और ऐसे छोटे लोगों को अपने घर क्यों बुलाएंगे, सोचा उसने। तो उसने कहा कि क्यों? तो उसकी पत्नी ने धीरे से कहा कि आज मैं उनके यहाँ सब्ज़ी देने गई थी, तो उन्होंने कहा कि तेरा मालिक बहुत दिनों से मिलने नहीं आया है, आज उसको घर भेज देना, तो इसलिए तुम मिलने चले जाओ, तब तक मैं रोटियां बना रही हूँ। दत्ताजी वो चले गए बड़े खुश दत्ताजी राव के पास कि दत्ताजी राव कुछ काम बताएंगे। जो भी हो, गए वो वहाँ। दत्ताजी राव ने उनसे बातें पूछी, क्या करता है, क्या कैसे करता है। दत्ताजी राव ने इस बच्चे, इसका नाम आनंदा था, इससे कहा कि देख आनंदा, जब तेरे पिता यहाँ आ जाएं, उसके घड़ी भर बाद तू मेरे पास आ जाना, यानी कि थोड़ी देर बाद। तो जब इसके पिता वहाँ चले गए, आधे घंटे बाद इसकी माँ ने कहा जाओ पिता से कहो कि जीवने के लिए आ जाएं। जीवने का मतलब होता है खाना खाना। जीवना मीन्स खाना खाना, देहाती भाषा में जीवना कहते हैं। तो उसने कहा कि जाओ अपने पिताजी से कह दो कि जीवने के लिए आ जाएं। जब ये वहाँ पहुँचा तो बातचीत हुई, तो दत्ताजी राव ने ऐसे जताया कि जैसे कभी उससे मिले ही नहीं थे। तो बोले ये तेरा लड़का है, ये वो। फिर उसके पिता से उन्होंने पूछा कि क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं, अम्मा ने दादा को जीवने के लिए बुलाया है, रोटी के लिए बुलाया है। तो उन्होंने पूछा तू क्या करता है? तो उसने कहा खेतों में पानी देता हूँ, गाय चराता हूँ, जब गुड़ का मौसम आता है तो गुड़ भी बनाता हूँ। तो बोले पढ़ने नहीं जाता? तो आनंदा ने कहा कि नहीं, दादा ने मुझे पढ़ाई छुड़ा दी है, इसलिए मैं घर पे ही रहता हूँ। अब दत्ताजी राव ने कहा कि क्यों, तेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? तो इसने कहा कि पता नहीं, दादा ने कहा कि खेतों में काम करो। फिर उन्होंने दादा की अच्छी हजामत बनाई दत्ताजी राव ने, और उन्होंने खूब डांटा। उन्होंने कहा तुझे शर्म नहीं आती कि तू इतना बड़ा होकर खुद तो बाज़ार में घूमता है, आवारागर्दी करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, और तेरे घर की जिम्मेदारी तेरी पत्नी और तेरा ये छोटा सा बेटा उठाएगा, इसको पढ़ने क्यों नहीं भेजता है? तो दत्ताजी वो जो थे बोले नहीं मालिक, इसकी आदतें बिगड़ गई थी, ये पिक्चर देखता था, स्कूल छोड़ के भागता था, इसलिए मैंने इसका नाम कटवा दिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों तू ऐसा करता था? तो आनंदा ने तुरंत कहा, उसने सोचा मौका अच्छा है, इस समय ही दत्ताजी राव से अपनी सारी बात कह दे। उसने कहा नहीं, पिक्चर देखने तो मैं बस एक बार गया था 2 साल पहले, और वो भी मैं सारे दिन कंडे बीनता, गोबर बीनता हूँ, फिर माँ उससे उपले बनाती है, उस उपले को बेचकर मैं अपने कपड़े बनाता हूँ, और एक बार पिक्चर देखने गया था और एक बार मेला गया था, जिसके लिए दादा ने मुझे मारा था। तो उन्होंने उसको कहा अच्छा तू चल, ये जाता है।
और फिर उस बोले कि और कल से तू स्कूल जाएगा, मैं तेरा नाम स्कूल में लिखवाऊँगा, तू जाएगा और फेल नहीं होगा, तुझे पढ़ना है, 2 महीने में पूरे साल का कोर्स पढ़ना है। आनंदा बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके दादा ने वहाँ से तो दत्ताजी राव के सामने तो उनकी बोलती बंद थी। लेकिन जब वो घर आए तो उन्होंने खाना खाते समय आनंदा की खूब क्लास लगाई और कहा कि सुनो, तेरा स्कूल 11 बजे से लगता है, तो तू जो है सुबह 7 बजे उठकर जाएगा, 4 बजे से जा, 2 घंटे जानवरों को चराएगा, फिर खेतों में निराई करेगा, पानी लगाएगा और उधर से ही तू स्कूल चला जाएगा और फिर लौट कर आएगा तो खेतों को देखेगा, गाय को जानवरों को चराएगा और उसके बाद घर आएगा। आनंदा मनी मन खुश हो रहा था कि किसी तरह स्कूल जाने को तो मिलेगा। लेकिन जब आनंदा स्कूल पहुँचे तो उनको जब पहला दिन उनका स्कूल का था, माँ ने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से तैयार किया, लेकिन गरीब लोग थे तो इसने एक धोती और एक कुर्ता पहना, सुबह खेतों में काम कराया, जानवरों को भी चरा लिया। और जब ये स्कूल पहुंचा तो इसने देखा कि सारे बच्चे बिल्कुल नए हैं। इसकी जान पहचान का सिर्फ एक लड़का इसकी गली का था जो था, तो इसको उस स्कूल में मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि वो इससे छोटे बच्चे, इससे जूनियर थे सब, और उन जूनियर के साथ इसको पढ़ना पड़ रहा था, तो इसका मन नहीं लग रहा था। बच्चे शैतान भी बहुत थे, नए बच्चे को देखकर वो लोग तंग कर रहे थे, कोई इसकी धोती खींच रहा था, कोई इसका गमछा लेके चला जा रहा था, ये बहुत परेशान था। इसने सोचा कि अगर मेरे साथ यही सब होता रहा तो मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपना समय वहाँ पर काटा और बेचारा सारे दिन दीवार से चिपका बैठा रहा कि कहीं लड़के उसकी धोती ना खींच दें। फिर घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि बच्चे तो वहाँ पर धोती नहीं पहनते हैं, मैं जाता हूँ अकेला तो वो मुझे परेशान करते हैं। खैर माँ ने किसी तरह जुगाड़ करके इसके लिए एक लट्ठे की जांघिया बनवाई और एक बनियाइन बनवाई। बनियाइन पहले ऐसे चलती थी घरों में जो बाहों वाली होती थी, तो उसको पहना, वो कुर्ते का भी कुर्ती का काम करती थी, तो उसे पहनाया और इसके लिए एक साफ झोला बनाया, उसमें पुरानी किताबें रखी और बच्चे को हौसला देके माँ ने स्कूल भेजा कि बेटा तुम्हें संघर्ष करना है, पढ़ना है आगे, तो किसी तरह इन परिस्थितियों का सामना करो। ये दोबारा स्कूल गया और दूसरे दिन स्कूल में इसने बड़ा मन लगाया। मैथ्स इसको समझ नहीं आती थी, मैथ्स के टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे, जब आते थे तो बच्चे एकदम, सारे बदमाश बच्चे भी सीधे होके बैठ जाते थे, क्योंकि वो इस बुरी तरह मारते थे कि बच्चों की दम ही निकल जाती थी, तो बच्चे उनको देखते ही शांत होके बैठ जाते थे और वो प्रश्न भी पूछते रहते थे। इस तरह आनंदा का स्कूल चला। फिर इनकी दोस्ती एक ऐसे लड़के से हो गई जो बहुत सीधा था, शरीफ था और गणित में बहुत तेज़ था, तो आनंदा ने उसके साथ बैठकर कुछ गणित वणित सीखी और धीरे धीरे आनंदा की गणित भी अच्छी हो गई और हिंदी भी अच्छी हो गई और साथ ही मराठी भी बहुत अच्छी हो गई। अब ये टीचर्स की नज़र में आए। टीचर्स ने इनको नोटिस किया कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है और मेहनती भी है, गरीब ज़रूर है। तो जो लड़का इसको गणित पढ़ाता था, धीरे धीरे इसकी गणित इतनी अच्छी हो गई कि पूरे क्लास की गणित को ये और इसका वो दोस्त यानी कि आनंदा और इसका वो दोस्त मिलकर सब बच्चों की कॉपी चेक करते थे और टीचर की निगाह में ये सबसे अच्छा बच्चा बन गया। बच्चे भी अब इससे डरने लगे थे, डरने नहीं, इसकी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि ये पढ़ने में होशियार था। सबसे ज़्यादा ये आकर्षित हुआ था अपने हिंदी टीचर से, सौंदलेकर जी। वो मराठी के थे लेकिन हिंदी में कविताएं लिखते थे और बड़े मगन होके क्लास में गाते थे, गा के सुनाते थे, तुकबंदियाँ करते थे, अपने हिसाब से भी लिखते थे। तो इसने आनंदा ने सोचा कि सौंदलेकर जी इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, तो क्या मैं नहीं तुकबंदी कर सकता। अब उसने अपने गुरु को अपना आदर्श बनाया और उसने भी कविताएं लिखनी शुरू की। पहले वो कविताएं नहीं थी, पहले तुकबंदियाँ थी और वो जब खेत पे जाता था तो उन तुकबंदियों को कहीं किसी पत्थर पे या अपनी भैंस की पीठ पे लिख लेता था और लिख के उसे याद करता था, खूब गला खोल के गाता था
क्यों? क्योंकि आसपास कोई सुनने वाला नहीं था, कोई डांटने वाला नहीं था, तो इसलिए खूब बढ़िया से गाता था। धीरे धीरे उसने अपनी वो लिखी कविताएं अपने टीचर को दिखाई। तो सौंदलेकर जी ने जब देखा कि इस बच्चे में एक प्रतिभा है, ये कविता लिख सकता है, तो उन्होंने उसे और प्रोत्साहित किया, कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ने के लिए दी और उसकी कविताओं में वो अशुद्धियों को दूर करके उसे और अच्छे शब्द लगा के उसकी कविता को सुंदर रूप दे देते थे कभी कभी। धीरे धीरे ये अपने गुरु से इतना ज़्यादा वो हो गया, जुड़ गया कि इसे सौंदलेकर गुरु के बगैर सब अधूरा लगता था। कई बार इसको रात में कोई कविता याद आ जाती थी, छंद याद आ जाते थे, तो ये सोचता था कि सुबह होए और मैं अपने गुरु के पास जाकर, हिंदी अध्यापक के पास जाकर अपनी कविता को चेक करवाऊँ। और कई बार तो ऐसा हुआ कि ये रात में ही उनके घर भाग गया और जाकर उनसे अपनी कविता दिखाई। लेकिन उनके गुरु की भी सहनशक्ति थी कि उन्होंने कभी इसे डांटा नहीं, अपने पास बुला के इसकी कविता को देखते थे और इसके छंद और तुकबंदियों को देखते थे, उसमें सुधार करके और इसको खूब शाबाशी देते थे। धीरे धीरे ये कविताएं लिखने लगा और आगे बढ़ने लगा और फिर एक दिन ये ऐसा आया कि यह एक बहुत अच्छा छात्र बन गया। इसने कक्षाएं पास की। तो जब इसने अपनी कक्षा पास कर ली और गुरुजी भी इससे प्रसन्न हो गए इसकी प्रगति को देखकर, लेकिन इसके पिता के व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आया था। इसको सुबह खेत जाना ही होता था, खेत में जाकर निराई गुड़ाई करना, पानी लगाना, जानवरों को चराना, जानवरों के लिए घास लाना, ये सारे काम करता था। साथ में घर आता था तो अपनी माँ के साथ भी काम कराता था। तो धीरे धीरे इस आनंदा ने एक अच्छे कवि का उद्भव हुआ, एक अच्छा कवि बन गया। तो इसमें कहने का ये है कि आनंदा महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जो बाद में एक बहुत बड़े कवि बने, आनंद रत्न यादव के नाम से। हालांकि उन्होंने अपना नाम आगे हटाकर सिर्फ आनंद यादव कर लिया, लेकिन वो उनका पूरा नाम था आनंद रत्न यादव और वो हिंदी साहित्य के एक अच्छे कवियों, जाने माने कवियों में से बने। तो यह कहानी उन्होंने संस्मरण में लिखी है। ये उन्होंने अपनी आप बीती लिखी है, अपनी जीवनी लिखी है कि कैसे कैसे उन्होंने बचपन में संघर्ष किया और कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति अपने को आगे बढ़ाया, पढ़ाई के लिए अब जूझते रहे और इतनी जूझ के बाद कहीं उन्हें ये मुकाम मिला। बाद में वो अच्छे लेखक बने, अच्छे कवि बने। तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से आप सबको यह शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, आपके पास बहुत सुविधाएं हैं, आपको ऐसे पापा भी नहीं मिले हैं जो आपकी पढ़ाई में रोड़ा लटकाएं, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, खूब पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। आनंदा इसके विपरीत था। पिता पढ़ाना नहीं चाहते थे, पिता इसको मजदूर बनाना चाहते थे, लेकिन यह आगे बढ़ना चाहता था। तो आपको ये कहानी आपके लिए इसलिए लिखी उन्होंने आपके लिए कोर्स में इसलिए डाली गई कि देखिए, पढ़ना कोई न तो बहुत आसान है और ना ही मुश्किल, क्योंकि परिस्थितियाँ होती हैं व्यक्ति की, हर व्यक्ति की अलग परिस्थिति होती है। तो यदि आप ईश्वर की कृपा से आपको अच्छे माता पिता मिले हैं जो आपकी पढ़ाई के लिए हर सुविधा देने को तैयार हैं, लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आप पढ़िए और ध्यान से पढ़िए ताकि आपका भविष्य भी उज्जवल हो। बच्चों, हम एक बात भूल जाते हैं, ये कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा कम पढ़ा लिखा रहे या प्रगति ना करे। माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे आगे बढ़े। आनंदा के पिता जो थे वो एक एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन मीन्स कि एक विरोधाभास थे कि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े। वो समय से पहले गन्ना कटवा देते थे। क्यों?
गन्ना कट जाता था तो बी ग्रेड या सी ग्रेड का गुड़ बनता था, लेकिन चूँकि मौसम में पहले से बाज़ार में गुड़ आ जाता था इसलिए उसकी कीमत अच्छी लगती थी। इसके पिता ने कभी ये सोचा ही नहीं कि गन्ना थोड़े दिन और खेत में लगा रहेगा, जैसे अन्य किसान सोचते थे कि जब थोड़े दिन और खेत में रहेगा तो गन्ने का रस और अच्छा हो जाएगा और गुड़ भी अच्छा बनेगा। लेकिन उसे पैसों की ज़रूरत होती थी, इसलिए वो समय से पहले गन्ने को काट लेता था और सबसे पहले अपना कोल्हू चला देता था, उसमें आनंदा को जोत देता था कि अब आनंदा गन्ना कटवाएगा, आनंदा रस निकलवाएगा, आनंदा ही उस गुड़ बनवाएगा। और ये बीच बीच में घूम घूम के वहाँ पर मुआयना करते थे और जो चीज़ गड़बड़ होती थी तो आनंदा को डांट डपट करते थे, मार पीट भी करते थे। इसलिए आनंदा पूरी मेहनत से काम करता था, जबकि वो छोटा सा आनंदा जानता था कि हमारा गुड़ जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं बनता है, अगर पिताजी थोड़े दिन और इसको रहने दें तो शायद गुड़ अच्छा बने। तो आनंदा के अंदर छोटी उम्र में खेती बाड़ी की भी समझ थी, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ना चाहता था। वो पढ़े लिखों के समाज में अपने को जोड़ना चाहता था और कोई नौकरी करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पढ़ाई के लिए इतना कठोर परिश्रम किया। सुबह 4 बजे 5 बजे उठना, खेत में जाना, खेत की निराई करना, पानी लगाना, जानवरों को चराना, जानवरों का चारा लाना, तो यह सब काम आनंदा किया करता था। और इसकी माँ इसको सहारा देती रहती थी, क्योंकि पिता से तो कोई सहारा नहीं था। पिता तो हरचंद ये कहते थे कि अगर तू फेल हुआ तो मैं तेरी पढ़ाई छुड़ा दूँगा, अगर मैंने तुझे ये करते देखा तो तेरी पढ़ाई छुड़ा दूँगा, अगर तूने खेत में ढंग से पानी नहीं लगाया तो तेरा स्कूल जाना बंद, और अगर किसी दिन खेत में काम ज़्यादा होगा तो उस दिन तू स्कूल नहीं जाएगा, इन शर्तों पर तो स्कूल जाएगा। तो ज़रा सोचिए उसने कितना परिश्रम किया। तो आनंदा के परिश्रम, उसकी लगन और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह ने ही उसको इतना जुझारू बना दिया कि इस कहानी का नाम उन्होंने जूझ रखा। और ये उनका संस्मरण है, यानी कि आनंद रत्न यादव जो स्वयं लेखक हैं, ये उनके अपने जीवन की कथा है जो उन्होंने यहाँ पर लिखी है। अब आपको कुछ प्रश्न देते हैं जो कि यहाँ लिखवाना संभव नहीं है, तो आपको हम PDF के द्वारा प्रश्न देंगे और जिनके उत्तर आप लिखेंगे। किताबें सबके पास हैं, तो ध्यान से उसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर भी लिखिएगा। और जो ना समझ में आए वो पूछ लेना, वैसे कहानी है, अगर मन से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।